आज शुरुआत भारत के लोकतंत्र से करते हैं। हमारे लोकतंत्र में डेमोक्रेसी वर्सेस टू मच डेमोक्रेसी को लेकर काफी चर्चा होती है, जिसका मतलब होता है लोकतंत्र बनाम जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र। जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र तब माना जाता है जब गलत को भी हक और अधिकार मान लिया जाता है। इससे लोकतंत्र में मॉब डेमोक्रेसी का विचार बल लेता है, जिसे भीड़ का राज या भीड़ तंत्र भी कहते हैं। और आज हम इसी भीड़ तंत्र का एक विश्लेषण करना चाहते हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजस्थान के जयपुर जिले से आई हैं, जहां देर रात चोमू कस्बे में हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने का कारण यह था कि पुलिस एक मस्जिद के बाहर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी। पुलिस के अनुसार उसने मस्जिद के संचालकों को इसकी सूचना भी दी थी। उन्हें यह बताया था कि मस्जिद के बाहर सड़क किनारे जो पत्थर रखे गए हैं वो नियमों के खिलाफ हैं। खुद मस्जिद के संचालकों ने इन पत्थरों को हटाने पर अपनी सहमति दी, लेकिन आरोप है कि जब इन पत्थरों को वहां से हटाया गया तो कुछ लोगों ने बाउंड्री बनाने के लिए मस्जिद के बाहर बिना अनुमति लोहे की रेलिंग लगाने का काम शुरू कर दिया। और जब पुलिस की तरफ से इस अतिक्रमण को रोकने की कोशिश हुई तो वहां मौजूद लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे कस्बे में इंटरनेट को बंद करना पड़ा। इस हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। आप भी इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। इन तस्वीरों में आपने वही भीड़ तंत्र देखा जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अतिक्रमण को अपना अधिकार समझने वाली इस भीड़ ने न सिर्फ लोकतंत्र की सीमा को तोड़ा बल्कि कानून को भी अपने हाथ में लिया। इस घटना से यह भी साबित हो गया कि भारत में सबसे खतरनाक गठजोड़ धर्म और अतिक्रमण का है। हमारे देश में सड़क, हाईवे और सरकारी संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे धर्म के नाम पर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ऐसे मामलों में अतिक्रमण को धार्मिक रूप मिलता है और फिर सालों साल ये मामले या तो अदालत में लंबित रहते हैं या जयपुर की तरह इन मामलों में कार्रवाई होने पर हिंसा की जाती है। इस मामले में भी जिस मस्जिद के बाहर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा था वो लोकतंत्र और कानून के दायरे में था, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई हिंसक भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। आज इस घटना के खिलाफ स्थानीय हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यह मामला सांप्रदायिक रूप भी लेने लगा है। हमारे देश में अतिक्रमण या अवैध कब्जा अब एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। स्थिति यह है कि बहुत सारे लोगों ने सेना की 10,354 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसी देश में रेलवे की भी 2600 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। और जंगलों की बात तो मत ही करिए। जंगलों को बचाने के लिए शोर तो बहुत होता है, लेकिन इसी देश में कई लोगों ने वन विभाग की 18,55,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और यह जमीन दिल्ली जैसे 5 शहरों के बराबर है। इसके अलावा फुटपाथ और सड़कों की हालत और भी खराब है। अकेले दिल्ली शहर में 40% फुटपाथ ऐसे हैं जिन पर अलग अलग लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इनमें भी जो अतिक्रमण सबसे ज्यादा खतरनाक है वो धर्म के नाम पर किया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान नहीं होता है और बहुत सारे लोग नियम कानून को मानते तक नहीं। इस समस्या को आप एक और खबर से समझ सकते हैं जो हैदराबाद से आई। ये तस्वीरें हैदराबाद के चार मीनार इलाके की हैं, जहां हाल ही में स्थानीय पुलिस ने मदीना सर्कल पर कुछ बैरिकेड लगाए थे। इसके पीछे मकसद था चार मीनार इलाके में भारी भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित करना, सकरे रास्तों पर वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही को रोकना और यह सुनिश्चित करना
कि भारी भीड़ और ट्रैफिक के कारण भगदड़ जैसी स्थिति न बने। अब पुलिस तो यहां अपना काम कर रही थी, लेकिन जब कुछ दुकानदारों ने इसकी शिकायत असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी से की, तो दावा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार से AIMIM के विधायक मीर जुल्फिकार अली और एक स्थानीय पार्षद सैयद सोहेल कादरी को मौके पर भेज दिया। और इसके बाद इन दोनों नेताओं ने पुलिस की एक न सुनी, मदीना सर्कल पर लगाई गई बैरिकेडिंग वहां से हटा दी। सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना की एक रील बनाई गई और इसे सोशल मीडिया पर डालकर यह दिखाया गया कि AIMIM के नेता जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन सच तो यह था कि ये लोग बैरिकेडिंग लोगों की सहूलियत के लिए थी, और अगर इसे हटाना भी था तो यह कानूनी रूप से होना चाहिए था। पर हमारे देश में कानून को मानता कौन? आपको यह बताते हैं कि अगर जमीन पर 6 लिखा हो और दो लोग उसके आमने सामने खड़े हों, तो एक व्यक्ति को वो 6 दिखेगा और दूसरे को वही अंक 9 दिखेगा। इसे 6-9 विजन भी कहते हैं, जिसका आशय यह होता है कि पूरा सच तभी नजर आता है जब आप किसी चीज को दूसरों के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई चीज दोनों तरफ से देखने पर 6 ही नजर आए और इसके बाद भी कुछ लोग उसे 9 ही बताएं, तब आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि वो व्यक्ति जमीन पर लिखी संख्या को नहीं बता रहा, बल्कि वो अपने दिमाग में चल रही संख्या को बता रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो नृशंस अत्याचार हो रहा है, उस पर भारत में इसी सिद्धांत के साथ राजनीति हो रही है। जैसे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वही स्थिति भारत में भी दिखाई देती है उन्हें। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हालिया हमले भारत में मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों की प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर इसीलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि भारत में बीजेपी के नेता मुस्लिम महिलाओं के हिजाब खींच रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भारत को हिंदुस्तान कहने के बजाय लिंचिस्तान कहती है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत है, लेकिन इसी तरह की लिंचिंग भारत में भी हुई है। और मौलाना रशीदी कहते हैं कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों को नरसंहार नहीं मानते। अब इन सारे बयानों का लब्बो-लुआब यही है कि बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य है और अगर कहीं स्थिति खराब है तो उनके अनुसार वो भारत में है और भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों का दमन हो रहा है। हमारे पास कई आंकड़े हैं जो इस नजरिए को पूरी तरह खारिज करते हैं, लेकिन आज हम इसे बताने के लिए आंकड़ों की नहीं बल्कि तस्वीरों की मदद लेना चाहते हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश से केवल 400 किलोमीटर दूर भारत के मुर्शिदाबाद जिले से आई हैं। आज मुर्शिदाबाद की उस जमीन पर लगातार तीसरी बार जुमे की नमाज पढ़ी गई, जहां अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद का निर्माण होने वाला है। दावा है कि इस बार जुमे की नमाज के लिए 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, जिनमें कई लोग दूसरे जिलों और राज्यों से भी आए। सोचिए, जिस विवाद का निपटारा साल 2019 में इस देश की सर्वोच्च अदालत ने किया था, उस विवाद को हुमायूं कबीर ने फिर जिंदा किया और अब वो इस मस्जिद के सहारे पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हजारों आम मुसलमानों की भीड़ जुटा रहे हैं। यहां सवाल यह है कि क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ वही जुल्म हो रहा है जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहा है? और क्या आप सोच सकते हैं कि हुमायूं कबीर की तरह बांग्लादेश में भी कोई हिंदू नेता अयोध्या जैसा राम मंदिर बनवा पाए? कड़वा सच तो यह है कि बांग्लादेश में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ राजनीति के लिए भारत के मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है और इसी दौरान बांग्लादेश की स्थिति को कम आंकने की कोशिश की जाती है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, फॉल्स इक्विवेलेंस, यानी दो मामलों के बीच झूठा और गलत संतुलन बैठाना। और अभी हमारे देश में कुछ नेता यही कर रहे हैं। वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ गलत तुलना कर रहे हैं और ये तस्वीरें उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सब के बीच आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की निंदा की है और ये उम्मीद जताई है कि इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians, and Buddhists, at the hands of extremists, is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence
against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. भारत उम्मीद तो कर रहा है कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के दोषियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा मुमकिन भी हो पाएगा? पिछले 1.5 सालों का वक्त बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के लिए अच्छे दिन लेकर आया है, जब पूरा बांग्लादेश जानता था कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों में जमाते इस्लामी की सबसे बड़ी भूमिका है। तब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी पर लगे सभी प्रतिबंधों को वापस ले लिया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की गजेट नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि जमाते इस्लामी और उससे जुड़े संगठनों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और इसीलिए यह प्रतिबंध हटाया जाता है। इसके बाद जून 2025 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी के चुनावी पंजीकरण को भी पुनर्स्थापित कर दिया, जिससे वो फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों में भाग लेने के लिए योग्य हो गए। राजनीतिक और कानूनी कदमों के साथ ही एक बड़ा मामला यह भी सामने आया कि वरिष्ठ जमात नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम की 1971 के युद्ध अपराधों से जुड़ी मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और रिहा कर दिया उन्हें। बड़ी बात यह है कि जो कट्टरपंथी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म करने के लिए गिरफ्तार हुए थे वो तो छूटे ही, साथ ही उन कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को भी रिहा कर दिया गया जो भारत में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते थे। इनमें अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी का भी नाम है, जो जेल से बाहर आ चुका है और अब जमाते इस्लामी के प्रभावशाली लोगों में शामिल है। इन बातों से यह पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने खुद जमाते इस्लामी को फिर से जिंदा करने में उसकी मदद की है और इसीलिए सवाल यही है कि जो सरकार जमाते इस्लामी की रीढ़ बन जाए, उस सरकार से हम ये कैसे उम्मीद कर लें कि वो जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों से अल्पसंख्यक हिंदुओं की जानें बचाएगी। वैसे आज बांग्लादेश के साथ भारत की भी बात करनी होगी और उस मानसिकता को समझना होगा जो दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग से भारत के लोगों को डरा रही। इस खबर को जरा गौर से सुनिएगा। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रिहान नाम के एक लड़के को यह धमकी देते सुना गया कि जो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ हुआ है वैसा हश्र भारत में भी हो सकता है, और अगर भारत में कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसकी भी मॉब लिंचिंग हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन यहां बात सिर्फ मुकदमे से खत्म नहीं होती, यह बात हमें उस चिंता तक ले जाती है जहां दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या को कुछ लोग मिसाल समझने लगते हैं और इसमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता। अगर हमारे देश के इन युवाओं को दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग और उसकी तस्वीरें विचलित नहीं करती तो हमें सोचना होगा कि हमारा समाज कहां जा रहा है। और हम मानते हैं कि ऐसी सोच रखने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन अगर ये लोग इस तरह सोशल मीडिया पर जहर उगलने लगे तो बात संजीदा हो जाती है। आपको ये बताते हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब अमेरिकी सेना ने धर्म के आधार पर किसी देश पर हमला किया है। इस देश का नाम है नाइजीरिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में इस्लामिक कट्टरपंथी और आईसिस के आतंकवादी ईसाई धर्म के लोगों को निशाना बना रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने नाइजीरिया पर यह एयर स्ट्राइक की है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अगर अमेरिकी सेना नाइजीरिया के ईसाइयों को बचाने के लिए आतंकवादी समूहों और इस्लामिक कट्टरपंथियों पर कार्रवाई कर सकती है तो भारत को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि नाइजीरिया में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से अमेरिका ने उस पर यह एयर स्ट्राइक की। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका के बड़े देशों में से एक है। अगर आप नाइजीरिया के इस नक्शे को देखेंगे तो वो मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है। उत्तर के इलाकों में मुस्लिम आबादी रहती है, दक्षिण के इलाकों में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार जिन आतंकवादी संगठनों पर ईसाइयों की हत्या करने के आरोप लगते हैं वो उत्तरी नाइजीरिया में ज्यादा सक्रिय हैं और अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने भी ये एयर स्ट्राइक उत्तरी नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में की है।
सोकोतो वही राज्य है जिसकी सीमा पड़ोसी देश नाइजर से लगती है। इस देश का नाम हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले आतंकवादी संगठन आइसिस इसी इलाके में सक्रिय था, लेकिन बाद में उसका विस्तार नाइजीरिया तक हो गया। आज नाइजीरिया में आइसिस को इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस कहा जाता है, जो ईसाइयों की टारगेट किलिंग करता है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उनकी सेना ने इस आतंकवादी संगठन के 2 ठिकानों पर हमले किए हैं। यह हमला यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीका कमांड ने किया है, जो पूरे अफ्रीका में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को संभालता है। और अब तक ऐसी जानकारी है कि यह हमला गिनी की खाड़ी से हुआ, जहां एक युद्धपोत से 12 से ज्यादा मिसाइलें नाइजीरिया के आतंकवादी ठिकानों पर दागी गईं। देखिए, इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आइसिस के आतंकवादियों को कूड़ा बताया है। यह भी कहा है कि ये आतंकवादी निर्दोष ईसाइयों की चुन चुन कर हत्या कर रहे थे। नाइजीरिया में ईसाइयों पर ऐसी बर्बरता और क्रूरता हो रही थी जो पिछली कई सदियों से नहीं देखी गई। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर भी बताया है और यह भी कहा कि जब तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तब तक कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ये एयर स्ट्राइक नाइजीरिया सरकार की सहमति से हुई है और नाइजीरिया ने भी कहा है कि वो अमेरिका की इस मदद के लिए उसका स्वागत करता है। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि जब नाइजीरिया की सरकार को यह लगा कि वो आतंकवादियों को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है, तब उसने अमेरिका की मदद ली और अमेरिका ने भी नाइजीरिया के ईसाइयों को बचाने के लिए क्रिसमस की शाम को यह हमला किया। आज सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारें कभी ऐसा करेंगी? क्या वो कभी इस बात को मानेंगी कि उनके लिए कट्टरपंथी ताकतों और आतंकवादियों को रोकना नामुमकिन हो गया है और वो इनके खिलाफ दूसरे देशों की मदद चाहते हैं? पाकिस्तान को छोड़िए, क्या बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए ऐसी कोई पहल करेगा? और क्या अमेरिका को बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की उतनी चिंता होगी जितनी उसे नाइजीरिया के ईसाइयों की है? हकीकत तो यह है कि आज बांग्लादेश उसी राह पर चल रहा है जिस राह पर आगे बढ़ते हुए नाइजीरिया का यह हाल हुआ है। स्प्रिंगर नेचर में प्रकाशित हुए एक रिसर्च पेपर के अनुसार सिर्फ 35 साल पहले नाइजीरिया में मुसलमानों की आबादी 25% थी और ईसाइयों की आबादी 60%। लेकिन आज यह स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। आज नाइजीरिया में 50% आबादी ईसाइयों की है और 50% आबादी मुसलमानों की है। और इन दोनों धर्मों में नाइजीरिया उत्तर और दक्षिण में पूरी तरह से बंट चुका है। बड़ी बात यह है कि अब दक्षिण के इलाकों में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे आतंकवादियों की क्रूरता है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता राइली मूर के अनुसार अकेले साल 2025 में 7,000 ईसाइयों की हत्या हुई। इसका मतलब यह हुआ कि नाइजीरिया में हर दिन औसतन 35 ईसाइयों को मारा जा रहा था। ओपन डोर्स की एक और रिपोर्ट यह बताती है कि 2009 से अब तक 50,000 से ज्यादा ईसाई मारे जा चुके हैं और इस दौरान 19,000 से ज्यादा चर्चेज पर हमले हुए हैं। आज जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसा ही एक जमाने में नाइजीरिया में हुआ था। नाइजीरिया में जब ईसाई बहुसंख्यक थे तब कट्टरपंथी मोहम्मद यूसुफ ने बोको हरम की शुरुआत की थी। यहां बोको हरम का मतलब था पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति को इस्लाम के खिलाफ बताकर उसका विरोध करना। शुरुआत में बोको हरम को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। माफ कीजिएगा, 2005 में नाइजीरिया में 7,000 ईसाइयों की हत्या हुई थी और उस हिसाब से वो गणना हमने आपको बताई। अब हम बोको हरम की बात आपको बता रहे हैं। बोको हरम के कट्टरपंथियों ने मस्जिद और मदरसों के नाम पर ईसाइयों को निशाना बनाया, उनके खिलाफ नफरत भड़काई। तब बोको हरम की इन गतिविधियों को नजरअंदाज किया गया। सरकार को यही लगता था कि बोको हरम का उद्देश्य इस्लामिक रीति रिवाजों को बढ़ावा देना, जबकि हकीकत में बोको हरम इस्लामिक कट्टरवाद के लिए एक नई जमीन तैयार कर रहा था। 2009 में जब बोको हरम और नाइजीरिया की सेना के बीच खूनी संघर्ष हुए और इनमें कई लोगों की जानें गईं, तब नाइजीरिया की सरकार ने बोको हरम को एक आतंकवादी संगठन माना। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
बोको हरम इतना ताकतवर हो गया था कि उसने न सिर्फ उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के कई इलाकों पर कब्जा किया, बल्कि धीरे धीरे ईसाइयों का सफाया करना शुरू कर दिया। इसके अलावा नाइजीरिया में जब आईसिस का प्रवेश हुआ, तब बोको हरम से अलग हुए आतंकवादियों ने ही उसका साथ दिया। और सोचिए, आज बांग्लादेश में भी तो यही हो रहा है। आज बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की कट्टरपंथी गतिविधियों को उसी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है जिस तरह नाइजीरिया में बोको हरम के साथ हुआ था। और हमें लगता है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भी इसी गलती को दोहरा रही है। हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ ईसाइयों पर जुल्म नहीं हो रहे, इस्लामिक कट्टरवाद के कारण मुसलमानों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही। आतंकवादियों के कारण निर्दोष मुसलमान भी इस संघर्ष में निशाना बनते हैं और ईसाइयों के भी कुछ कट्टरवादी समूहों पर यह आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक हिंसा कर रहे हैं। नाइजीरिया में अमेरिका के हमले के बाद दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि अगर अमेरिका खुद को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन मानता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि नाइजीरिया में ईसाइयों को बचाने के लिए वो मिसाइलें भेजता है, और बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, उसे बांग्लादेश को वो 550 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है और इसके लिए वो नाइजीरिया में आईसिस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करवाते हैं, तो इसी दौरान वो पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, जबकि सब जानते हैं पाकिस्तान से बड़ा आतंक परस्त देश इस दुनिया में कोई नहीं है। 9/11 का हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन खुद पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था, और आईसिस भी लादेन के अल कायदा से ही अलग होकर बना था। लेकिन पाकिस्तान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान रहते हैं। सवाल यही है कि अगर आतंकवाद बुरा है, तो इसके खिलाफ अमेरिका की प्रतिक्रिया पीड़ितों के धर्म के आधार पर क्यों तय होती है, और पाकिस्तान के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद पर चिंता क्यों नहीं जताते। तीसरा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की तरह भारत भी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए कोई कदम उठा सकता है। हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, वहां माल मुफ्त नहीं था, लेकिन दिल बेरहम हो गया, क्योंकि माल सरकारी था और उन्हें लगा कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे उन्हें किन्हें? हम जो वीडियो आपको दिखाते हैं उसमें कुछ लोग दिखेंगे, लेकिन चिंता का विषय वो कुछ लोग नहीं है, वो एक फितरत है। इसीलिए हमने कहा उन्हें। हमारा विश्लेषण 2-4 व्यक्तियों पर नहीं, आदत पर है, और बड़ा शब्द इस्तेमाल करें तो संस्कारों पर है। हम सब भ्रष्टाचार को समाज का कैंसर मानते हैं, लेकिन समाज तो हम ही हैं, और बस मौका मिल जाए तो समाज का स्वरूप क्या हो जाता है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में उद्घाटन राष्ट्र प्रेरणा स्थल का हुआ, लेकिन उद्घाटन के बाद अंधेरा हुआ तो लखनऊ की सुंदरता को चिंदी चोट छीनने लगे। अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं? अरे बताओ तो ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो सरकारी है ना ये। अरे रुको तो बताओ तो, ये सरकारी है ना। अरे रुको। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बाहर लगाए गए सरकारी गमलों की चोरी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर आज तक वहां सच्चाई जानने पहुंचा था। यहाँ से क्यों ले जा रहे हो आप लोग? चोरी करते हुए। गमलों की चोरी ये सोचकर हो रही थी कि कहीं कैमरे देख न लें। कोई मोटरसाइकिल पर था, कोई पार्टी का झंडा भी थामे हुए था, कोई पैदल ही गमलों को नोचे ले रहा था। ये वीडियो जब लखनऊ नगर निगम और विकास प्राधिकरण तक पहुंचे तो उन्हें गमलों को फौरन से बेशतर हटाना पड़ा। चोरी हो गए सर, आधे से ज्यादा चोरी हो गए। हाँ, कौन चोरी कर ले? अब पता नहीं, जो रात में आया वो भी उठा ले गया। तुम लोग निकाल रहे हो पूरा? हाँ, मतलब इजाजत मिली है कि यहाँ से हटा दिया जाए। कमला चोरी करने। हाँ, बहुत सारे लोग निकाले हैं जो गाड़ी से आए हैं, गाड़ी खड़ा की है, साइड लगाए, यहाँ से कितने निकाले हैं। सब पूरी आए थे, कार से आए थे, कोई बाइक से था, स्कूटी से था, बहुत सारे लोग थे। अचानक चोरी की वजह से हटाना पड़ रहा है, क्या है? की वजह से इमरजेंसी में हटाना पड़ रहा है। ये सोचा गया था कि इसको लगाए रहेंगे, खूबसूरती लगेगी,
लेकिन ये रात भर में इतना चोरी और ये सब करने लगे तो इस वजह से इमरजेंसी में इसको हटवाना पड़ रहा है। तो मतलब गाड़ी वाले सब चोरी कर रहे हैं? गाड़ी वाले कार से आके बोरी भर के चोरी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सुबह सुबह आदमी फोटो आया, वीडियो आया कि हाँ सब आपके गमले सब उठे जा रहे हैं, तब हम लोगों ने तुरंत गाड़ी भेजा। इस वीडियो पर आप ये भी नहीं कह सकते कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। वैसे जैसा हमने पहले कहा, हमारा विश्लेषण 2-4 व्यक्तियों पर नहीं है। हमें नहीं लगता इनमें से ऐसा कोई होगा जिनका कोई आपराधिक इतिहास हो। इस मायने में ये लोग समाज के तथाकथित सभ्य लोग ही हैं। लेकिन क्या हो जाता है, आखिर ये सोच कैसी है कि बस सरकारी माल है तो उड़ा लो। पहली बार ऐसा लखनऊ में ही हुआ हो ऐसा भी नहीं है। महंगी गाड़ी से गमला चुराने वाली इस तस्वीर को आपने जरूर देखा होगा। गुरुग्राम की यह तस्वीर फरवरी-मार्च 2023 में खूब चर्चा में आई थी। जो गमले चुराए गए वो G20 आयोजन के लिए, सुंदरता के लिए लगाए गए थे। अक्टूबर 2023 में भी G20 आयोजन के कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में भारत मंडपम और प्रगति मैदान के बाहर रखे गमले गायब होने की रिपोर्ट्स आई थी। अगस्त 2025 की मीडिया रिपोर्ट्स में गाजियाबाद में नालों को ढकने के लिए रखे गए लोहे के ड्रेन गेट चुराते 2 लोगों की तस्वीरें वायरल हुई थी। मुंबई महानगर पालिका BMC के आंकड़ों के अनुसार 2024 में जनवरी से जून के बीच 220 मैनहोल कवर चुरा लिए गए। 2024 में NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं, उनमें से करीब 40 खंभों में से बिजली के तार काट लिए गए। 2023 की न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के समस्तीपुर में 2 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक चुरा लिया गया। उसी साल पटना के सब्जीबाग में 29 फीट लंबा मोबाइल टावर उखाड़ ले जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई। 2022 में बिहार के रोहतास में 60 फीट लोहे का पुल काट ले जाने की खबरें आई थी। 2017-18 की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे के AC डब्बों में से 21 लाख तौलिए, बेडशीट, कंबल और अन्य सरकारी सामान गायब हुए। इनकी कीमत 14 करोड़ रुपए थी। ये हमने सिर्फ चंद उदाहरण रखे हैं। ऐसे एक नहीं अनेक मामले हैं, और ऐसे मामले देश के किसी एक कोने या किन्हीं खास जगहों की बीमारी नहीं है। ये समाज के कुसंस्कार का वो सच है जो भारत को परेशान करने वाला तथ्य है। अगर भारत को एक गोदाम माने तो क्या ऐसी चोरियां उस गोदाम में चूहे की सेंध सरीखी नहीं? भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या सरकारी माल को अपना माल समझने की यह फितरत भारत की ग्रोथ स्टोरी में स्पीड ब्रेकर नहीं है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI में 2024 की रैंकिंग में भारत 96वें पायदान पर था। 2024 की CPI रैंकिंग है नंबर 1 डेनमार्क, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 सिंगापुर, नंबर 4 न्यूजीलैंड और नंबर 5 पर लग्जमबर्ग, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। बात सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रैंकिंग की नहीं है। दिसंबर 2024 में प्रकाशित लोकल सर्कल्स के सर्वे में भारत के 159 जिलों में लगभग 66% व्यापारिक कंपनियों ने कहा कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में रिश्वत दी। 54% ने कहा कि उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया। सर्वेक्षण में शामिल केवल 16% व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने दावा किया कि वो हमेशा रिश्वत दिए बिना काम करवाने में कामयाब रहे। 19% ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी का छोटा भ्रष्टाचार राष्ट्र का बड़ा नुकसान करता है, और हद तो इस बात की है कि हमारी दिनचर्या में व्याप्त ऐसी कई आदतें हैं जिन्हें हम चोरी या भ्रष्टाचार मानने को तैयार नहीं होते। मनी लॉन्ड्रिंग, गबन, उगाही जैसे अपराधों की तो साफ सजा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाई भतीजावाद, पद का दुरुपयोग, किसी के पहचान की चोरी, पक्षपात जैसे मामले भी चोरियां हैं। काश हम ये बात सोच पाते, काश हम ये बात समझ पाते। अकबर इलाहाबादी का मशहूर शेर है, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। अकबर इलाहाबादी साहब से माफी के साथ यही कहना चाहते हैं कि दुनिया का तलबगार होने में भी बुराई नहीं, खरीदार होने में भी बुराई नहीं, लेकिन सरकारी माल दबाना जरूर बुरा है।
अमेरिका को पाकिस्तान का आतंकवाद क्यों नहीं दिखता? इस बात को हम फिर से इसीलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में यह खुलासा हुआ है कि 2001 में जब राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मुलाकात हुई थी, तब इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ था। उस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान एक जुंटा शासन की तरह है जहां सरकार से ज्यादा सेना की चलती है और ऐसे में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का होना खतरे से खाली नहीं। उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्रपति पुतिन की इन बातों पर सहमति जताई थी और अमेरिका ने माना था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होना दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और सोचिए 24 साल में पाकिस्तान पर कौन सा प्रतिबंध लगा या उसके परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए। आज पाकिस्तान ने धीरे धीरे करके अपने परमाणु हथियारों की संख्या 170 तक बढ़ा ली है और पाकिस्तान यह भी कह चुका है कि उसके परमाणु हथियार इस्लामिक परमाणु हथियार है। पाकिस्तान वही देश है जिसकी वजह से उत्तर कोरिया परमाणु हथियार विकसित कर पाया और उसी की मदद से इराक और ईरान को भी परमाणु हथियार विकसित करने की टेक्नोलॉजी पता चली। लेकिन इसके बावजूद दुनिया पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेती। आज ये स्थिति और चिंताजनक हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण आसिम मुनीर के पास है और आसिम मुनीर किसी कट्टरपंथी से कम नहीं है। हाल ही में आसिम मुनीर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से खुद आते हुए देखा था और इस कार्यक्रम में उसने कुरान की आयतें भी पढ़ी थी। आज हम बस यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह दुनिया ने एकजुट होकर साल 1994 में यूक्रेन के परमाणु हथियार उससे वापस ले लिए थे, ठीक वैसा ही पाकिस्तान के साथ भी होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक अस्थिर और खतरनाक देश है। धुरंधर फिल्म ने पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बैन के बावजूद पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म को अवैध तरीके से 20 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। आज धुरंधर फिल्म पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पायरेट की गई फिल्म बन गई है। इसने अभिनेता शाहरुख खान की रईस फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसे अवैध तरीके से 18 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। आप ये भी कह सकते हैं कि धुरंधर ने पाकिस्तान के बैन की कमर तोड़ दी। और यहां आपको यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान इस फिल्म को अपने खिलाफ दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा बता रहा था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने मोहर लगा दी कि यह फिल्म पाकिस्तान की हकीकत है और इस हकीकत से वो मुंह नहीं मोड़ सकता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि विदेशों में मेडिकल फैसिलिटी भारत की तुलना में बहुत अच्छी है और वहां के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मरीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन इन देशों की मेडिकल फैसिलिटी का सच तब पता चलता है जब उनसे जुड़ी खबरें आती हैं। कनाडा के एडमॉन्टन में एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक भारतीय की मौत हो गई। सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे इस भारतीय व्यक्ति को अस्पताल ने 8 घंटे तक इंतजार करवाया और वो आखिर में तड़प तड़प कर मर गया। 44 साल के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत श्री कुमार को सीने में तेज दर्द उठा था। प्रशांत के ऑफिस के लोगों ने उनको तुरंत एडमंटन के ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल तक पहुंचाया। परिवार के मुताबिक प्रशांत को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें करीब 8 घंटे तक वेटिंग लाउंज में तड़पता छोड़ दिया। 8 घंटे तक लगातार सीने में दर्द झेलते झेलते प्रशांत ने वेटिंग लाउंज में ही दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी अस्पताल के स्टाफ से प्रशांत को हार्ट अटैक आने की शिकायत करती रही। वो ये बताती रही कि प्रशांत को सीने में तेज दर्द है और उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है। बावजूद इसके अस्पताल के स्टाफ ने उनकी एक नहीं सुनी। एडमंटन के ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल के स्टाफ की काबिलियत देखिए कि उन्होंने हार्ट अटैक आने पर प्रशांत को दर्द और बुखार की दवा दी और वेटिंग लाउंज में इंतजार करने के लिए कह दिया। 8 घंटे बाद जब अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का ध्यान प्रशांत पर गया तो उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। हार्ट अटैक से प्रशांत की मौत हो चुकी थी। कैब चालकों की मनमानी और अभद्रता की खबरें अक्सर आती हैं, लेकिन कोलकाता के एक कैब ड्राइवर की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है। इस कैब ड्राइवर ने नशे में धुत एक युवती को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ घर तक छोड़ा। इस घटना का वीडियो कैब के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ, जिसे देखकर नेटिजन्स उस कैब ड्राइवर की सराहना कर रहे हैं। करीब 3 मिनट का यह वीडियो कैब के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। इसमें कैब में एक युवती बैठी है जो नशे में धुत थी। उसने घर जाने के लिए कैब बुक करवाई थी।
यात्रा के दौरान इस युवती ने कैब ड्राइवर से अपने नशे की हालत के बारे में बताया और मदद मांगी। ड्राइवर ने हालात का फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उस युवती को सुरक्षित होने का एहसास दिलाया और यकीन दिलाया कि वो उसे सही सलामत घर तक पहुंचाएगा। कैब ड्राइवर ने उस युवती से ये भी कहा कि उसे पता है कि वो नशे में है और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे सुरक्षित घर तक ले जाए। सिर्फ यही नहीं, इस युवती ने यात्रा के दौरान अपनी मां को भी फोन किया और अपनी स्थिति के बारे में बताया। इसके बाद कैब ड्राइवर ने भी उस युवती की मां से बात की और उन्हें भी भरोसा दिलाया कि वो उनकी बेटी को सुरक्षित घर तक छोड़ेगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है और लोग इस कैब ड्राइवर के व्यवहार और जिम्मेदारी के एहसास की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय पर्वतारोहियों की एक टीम ने नई उपलब्धि हासिल की है। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार की अगुवाई में इस टीम ने नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इस टीम ने मैक्सिको के 18,491 फीट ऊंचे पिको द ओरिजाबा ज्वालामुखी पर पहुंचकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि दिसंबर के मौसम में यहां का तापमान -23 डिग्री होता है। इस उपलब्धि का वीडियो देखकर आपको इनकी हिम्मत और जज्बे का पता चलेगा। तापमान -23 डिग्री सेल्सियस है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, हवाएं इतनी सर्द हैं कि कुछ सेकंड्स में इंसान की जान ले सकती हैं। इन खतरनाक परिस्थितियों से जूझते हुए भारतीय पर्वतारोहियों के इस दल ने इतिहास रच दिया है। इनकी स्थिति देखिए, ठंड इतनी है कि कपड़ों पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन ये ठंड इनके जज्बे को तोड़ नहीं पाई। इनके कंधे पर जो बैग है वो भी बर्फ से ढका हुआ है। पर्वतारोहियों ने एक दूसरे को साथ रखने के लिए जो रस्सियां बांधी हैं उन पर भी बर्फ जम गई है, लेकिन इनकी हिम्मत देखिए कि 18,491 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी ये खुशी से हाथ लहरा रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इन भारतीय पर्वतारोहियों ने मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पिको द ओरिजाबा की चढ़ाई की थी। पिको द ओरिजाबा नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और हर साल सैकड़ों लोग इसकी चोटी तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिने चुने लोग ही सफल हो पाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस ज्वालामुखी की चोटी तक का रास्ता सामान्य बर्फीले पर्वतों की तरह नहीं होता है। इस पर जाने के लिए पर्वतारोही का तकनीकी रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिन रास्तों से यहां तक पहुंचते हैं वो बर्फ की वजह से काफी फिसलन भरे होते हैं। उस उपलब्धि को देखकर दुनिया भर के पर्वतारोही इस भारतीय दल की तारीफ कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक एसयूवी कार ड्राइवर ने एक बुलेट सवार को टक्कर मार दी और फिर उसकी बुलेट को सड़क पर करीब 500 मीटर तक घसीटा। इस दौरान सड़क पर चिंगारियां उठ रही थीं। रात के अंधेरे में सड़क पर चिंगारियां छोड़ती हुई कार देखकर लोग हैरान हो गए। उन्हें लगा कि किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही है। बेंगलुरु के सुमना हल्ली फ्लाईओवर से गुजर रही इस एसयूवी को देखकर लोग हैरान थे। वजह यह थी कि इसके नीचे चिंगारियां उठ रही थीं। शुरुआत में लोगों को लगा कि जैसे गाड़ी के नीचे आग लग गई है, लेकिन फिर पता चला कि एसयूवी के नीचे बुलेट बाइक घसीटी जा रही थी। नशे में धुत एसयूवी ड्राइवर ने एक बुलेट सवार को पहले टक्कर मारी और फिर वो घटनास्थल से भागने की फिराक में लग गया। टक्कर के बाद पीड़ित की बाइक एसयूवी कार के नीचे फंस गई थी। एसयूवी ड्राइवर ने इसकी चिंता नहीं की, उसने इसी हालत में गाड़ी दौड़ा दी। करीब 500 मीटर तक उसने बाइक को अपनी कार से घसीटा और इस दौरान सड़क पर चिंगारियां उठने लगीं। काफी दूर तक राहगीरों ने उसका पीछा किया, फिर कार चालक को खूब पीटा। फिलहाल बाइक सवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आज एक ऐसी बात कही है जिसे भारत के हिंदू परिवार को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की जनरेशन के बच्चों को हॉलीवुड के सुपर हीरोज के बजाय भारतीय हिंदू महागाथाओं के सुपर हीरोज को अपना आदर्श बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को अवतार जैसे हॉलीवुड फिल्म दिखाने के बजाय उन्हें रामायण और महाभारत के पात्रों के विषय में बताना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर हनुमान है।